वेलकम टू स्काई गाइड। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा चलेगा, आज ये हिस्ट्री का पहला ही लेक्चर है हमारा। इसकी शुरुआत आज हम करेंगे। ठीक है, क्या है हिस्ट्री में पहला लेक्चर? द राइज ऑफ नेशनलिस्ट इन यूरोप, यानी कि राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, कैसे हुआ यूरोप की कंट्री में। ठीक है, उसके लिए हम जब जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बारे में। ठीक है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो क्यों हुई, तो उसके पीछे एक कहानी ये है कि एक लुइस सोलहवें वहां के राजा थे। ठीक है, तो जो लुइस सोलहवें वहां के राजा थे, जो बुर्बो वंश के संस्थापक थे। जैसे हमारे यहाँ क्या होते, चंद्रगुप्त 1 सेकंड ऐसे चलते, 1 2 चलते हैं, उसकी सेम एज ना, तो लुइस चल रहा था, लुइस सोलहवें। ठीक है, ये क्या थे? लुइस 16 एक राजा। हुआ ये कि वहां की जो समस्या थी, वहां के जो लोग थे, क्या वो इस वजह से परेशान थे कि वहां की 3 कैटेगरियां हो गई थी। यानी कि जो समाज था, जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ऐसे इस तरीके से कर देखो 1 2 3। पहले वाले में आता था जो चर्च में काम किया करते थे, उनका नाम होता था पादरी। ठीक है, पादरी वर्ग के लोग। ठीक है, ठीक। दूसरा था जो राजघराने के लोग थे। ठीक है, घराने के लोग थे, ये राजघराने के लोग। तीसरे में आते थे जो थर्ड था उसमें से आते थे बिजनेसमैन, ठीक है, फार्मर, ठीक है, और अदर प्रोफेशनल्स, ये आते। अब होता ये था कि जो टैक्स भरना पड़ता था, तो ये ऊपर दोनों को छोड़कर ये नीचे तीनों को टैक्स भरना। ठीक है, टैक्स जो भरना पड़ता था, तो बाकी इन दोनों को नहीं भरना पड़ता था। ठीक है, ये भी टैक्स लिया करती थी। किस फॉर्म में? उस टैक्स वो नाम था क्या? टाइप। उस टैक्स का वो टैक्स का नाम था टाइप। ठीक है, और जो इनको राजघराने को दिया करते थे उसका नाम था टाइप्स। ठीक है, इसका तो क्या हुआ कि अब जो वहां के लोग थे इस वजह से परेशान थे कि जो टैक्स दे करके वो परेशान थे। तो वो जब ये सुने कि अब जो राजा है वो फिर से टैक्स बढ़ाने वाला है, तो होता क्या है, वो जो टैक्स बढ़ाने वाला होता है, तो फिर उसी में एक रिवोल्ट छिड़ जाता है। तो उसमें होता है कि जो बास्तील की जेल होती है, वहां के जो लोगों को तो पता लगता है कि जो राजा है वो आसानी से तो नहीं होगा टैक्स बढ़ा देगा। तो वो कहता है कि राजा ने मंगाया है, आर्मी को मंगाया है, और वो आर्मी फ्रांस के लोगों को मार देगी। ठीक है, आर्मी जो होगी वो फ्रांस के लोगों को मार देगी। जब फ्रांस के लोगों ने समझा कि भाई मरना ही है तो कुछ करके मरा जाए। ठीक है, तो उन्होंने भी ये छेड़ दिया कि हम भी मतलब मारेंगे। ठीक है, तो वो उनको मारने के लिए उनके पास कोई औजार नहीं थे, तो उन्होंने धावा बोल दिया बास्तील की जेल। ठीक है, बास्तील की जेल। उन्हें ये पता लगी कि जो बास्तील की जेल है वहां पे एमुनेशन यानी गोला बारूद बहुत मात्रा में रखा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे धावा बोल दिया जाता है। ठीक है, फिर वो उस जेल को नस्ते नाबूद की जाती है, और वहां के जो कैदी होते हैं उनको भी
भी छुड़ा लिया जाता, वो भी पार्ट में आ जाता। ठीक है, ये तो उसकी पुरानी कहानी थी, लेकिन उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या क्या बदलाव होते हैं उन चीजों को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई थी? 14 जुलाई, ठीक है, 1789 में। अब इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या क्या चीजें बदलाव हुई? ठीक है, पावर ट्रांसफर फ्रॉम द मोनार्की टू कॉमन सिटीजन। जो पावर थी वो मोनार्की से, यानी कि जो राजतंत्र से कहां आ गई? आम लोगों के पास आ गई। ठीक है, कॉमन सिटीजन, आम लोगों के पास, यानी कि अब वो मोनार्की से किधर रिपब्लिक होने की तरफ बढ़ रहा, यानी कि वो गणतंत्र होने की ओर बढ़ रहा। और क्या हुई? 3 कलर्स फ्लैग चूजन फॉर द फ्रांस, और वहां के जो झंडा था उसको हटा करके एक फ्रांस का अलग से 3 कलरों वाला झंडा लिया गया। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल लैंग्वेज। जो फ्रेंच की लैंग्वेज थी उसको ना नेशनल लेवल की लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, और क्या? न्यू नेशन एंथम कंपोज्ड एंड टेकन ओथ। ठीक है, यानी कि नई एक एंथम शुरू हुई, गाई गई, ठीक, कंपोज की गई और शपथ ली गई इनके द्वारा, जो वहां के आम नागरिक थे उनके द्वारा एक शपथ ली गई। ठीक है, स्टेट जनरल्स वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड एज। इसको थोड़ा सा आगे वाली में देखते हैं। ठीक है, हाँ, इसको हम आगे वाले में देखते हैं। तो ये ठीक है, इसको हम यहाँ अब स्टेट जनरल्स वार इलेक्टेड एज रीनेम्ड एंड नेशनल असेंबली। जो वहां की एक असेंबली हुआ करती थी, इसी असेंबली में लोगों को जैसे टैक्स बढ़ाना होता था तो हर वर्ग के लोगों को बुलाया जाता था इसी असेंबली में। ठीक है, और उसकी जो डेट हुआ करती थी वो राजा डिसाइड किया करता था, यानी कि लुइस डिसाइड किया करता था। ठीक है, तो उस असेंबली को, उस जनरल स्टेट्स को अब ना जहां पे इकट्ठा हो गए थे उसका नाम था जनरल स्टेट। अब उसको ना बदल करके जनरल असेंबली कर दिया। ठीक है, उसको जनरल असेंबली घोषित कर दिया। ठीक, अब इंटरनेशनल कस्टम एंड ड्यूज वेयर एबॉलिश्ड। ठीक है, अब उनके जो कस्टम्स लगते थे, ठीक है, यानी कि व्यापार करने के लिए जो टैक्स लगते थे इंटरनल, यानी कि अगर जैसे वो जो क्षेत्र था फ्रांस, जो भी रहा फ्रांस जहां पे रहा होगा उसके कई पार्ट थे, यानी कि अगर एक स्टेट से जाओगे है तो वही फ्रांस, लेकिन अगर इस एक स्टेट से जाओगे तो यहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा, फिर आगे जाओगे व्यापार करने के लिए यहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ भी। तो इन सब टैक्स को उसने, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इन टैक्स को एबॉलिश कर दिया। ठीक है, इन सब टैक्स को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अच्छा चलिए अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, यानी कि ये सब बदलाव हुए। ठीक है, ये सब बदलाव वहां पे हुए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें और नेपोलियन की बात ना करें तो फिर अधूरी कहानी नहीं। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया था? एक ला लाए। ठीक है, हाँ, नेपोलियन ने एक ला दिया जिसका नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये जो नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट, वो क्या किया कि ये उसने एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो इक्वालिटी समता का व्यवहार है वो जन्म से जोड़ दिया गया उसके। ठीक है, सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है,
प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपका ये खेत है, ठीक है, आपका खेत है, ठीक है, आपने इसको पैसे लगा करके किसी व्यक्ति से खरीदा, तो क्या होगा, जो खरीदेगा उसी की प्रॉपर्टी रहेगी, उसमें नेपोलियन कुछ नहीं करेगा, यानी कि वहां के लोग किसी तरीके से वो सरकार की नहीं होगी, ठीक है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को उसके पास राइट हो गया कि अगर वो खरीदता है अपने पैसे से तो उस प्रॉपर्टी को वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, जो राजघराने के लोग हुआ करते थे, वो क्या काम, जैसे मान लीजिए ये है राजघराने के लोग, ये है फार्मर, तो इनसे काम करवा लिया जाता और कुछ नहीं दिया, जैसे एक बंधुआ मजदूरी की तरीके से, ठीक है। तो इस सब प्रथा को उसने खत्म कर दिया, ठीक है, इस सब प्रथा को उसने खत्म कर दिया और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वेयर सिस्टम रिमूव, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट था और कम्युनिकेशन था, उन सबको बहुत इंप्रूव किया, ठीक है। इन सब को देखते हुए वहां के लोगों ने इसको ही राजा समझते कि ये हमारा मसीहा हो जाएगा, ठीक है, नेपोलियन को ही अपना मसीहा समझते थे, लेकिन होता कुछ और है, वो कहानी थोड़ी सी आगे बताई, ठीक है। तो और क्या किया है उसने ये कर दिया कि जैसे हर स्टेट, यहाँ से मान लीजिए ये स्टेट की बात है, ये है, यहाँ की करेंसी कुछ और होगी, ठीक है, यहाँ की करेंसी कुछ और होगी, यहाँ की करेंसी कुछ और होगी, यहाँ की करेंसी कुछ और होगी। तो इन सब करेंसी, ये पूरा फ्रांस है, मान लीजिए क्या है, फ्रांस है, और यहाँ के हर स्टेट की अपनी अलग अलग करेंसी, तो इन सबको खत्म करके ओनली वन, एक ही तरीके की करेंसी को लागू कर दिया, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया कि जो करेंसी थी उनको, सब करेंसी को हटाकर एक तरीके की करेंसी को लाया, ठीक है, और जो वेट हुआ करते थे, मेजरमेंट करने के जो पैमाने हुआ करते थे, उनको हर जगह पे बदले हुए रहा करते थे, तो वो फ्रांस में एक ही तरीके का पैमाना चलेगा, किसने कहा, नेपोलियन ने अपने वो जो 1804 का कोड है, सिविल कोड है, उसमें दिया गिव द रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव, और ये जो गिव रिस्ट्रिक्शन है इसको हटा दिया गया और कहा गया कि जो व्यापार करना चाहता है पूरे फ्रांस में वो आसानी से व्यापार कर सकता है, ठीक है। अब जो भी होता है आदमी, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कुछ ड्रॉबैक्स है, यानी कि कुछ कमियां, ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमियां, ठीक है, खामियां जिसको बोलते हैं कमी, क्या चीज की, किस वजह से इससे लोग नफरत करने, क्या कमी हो गई थी, क्या चीजें की कमी हो गई, लोग नफरत करना स्टार्ट कर देते थे, उसकी बात करते हैं, ठीक है। लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि उन्होंने वो सब फ्रीडम तो दी लेकिन उनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी, ठीक है, यानी आप किसी तरीके से पॉलिटिकल चीजों में नहीं इन्वॉल्व हो सकते, ठीक है, और वो टैक्सेशन को इंक्रीज कर, ठीक है, सेंसरशिप लगा दिया, फोर्स कंस्ट्रक्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, ये सबसे महत्वपूर्ण उसने किया क्या कि फ्रेंच के लोगों, फ्रांस के लोगों को जबरदस्ती से, जबरन उसको कहां पे, जबरन आर्मी में भर्ती करवा दिया, ठीक है, ये सब की वजह थी, उससे लोग क्या करने लगे, ये सब की वजह से लोग उससे हेट करने लगे, क्या करने लगे, नफरत करने लगे, ठीक है। ये उधर वाला सब काम किया तो सिविल कोड दिया तो लोगों को लगा कि हाँ बहुत अच्छा, हमारा मसीहा ही हमारे लिए काम कर रहा है, लेकिन जब ये चीजें उनमें इन्वॉल्व नहीं हुई और इन्हें जबरदस्ती से आर्मी में लोगों को भर्ती कराना चाहा, उसकी मंशा कुछ और थी, उसका मकसद कुछ और था, यानी कि वो और देशों में अपना दबदबा, यानी अपना स्थापित करना चाहता था, अपना जो वर्चस्व था उसको और देशों तक फैलाना चाहता, ठीक है। तो ये सब फ्रांस के रिवॉल्यूशन
ठीक है। अब ये कैसे राइज करता है, कैसे इंक्लूड होता है नेशनलिज्म यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में ये क्या काम करती है, उसको हम आगे उसको लिंक करके देखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें देखा होगा, अब आपको दिखाती ये वाला फिगर। ठीक है, ये फिगर। अब एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सॉल्यू। ये क्या है, फ्रेडरिक सॉल्यू एक आर्टिस्ट है। उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई। ठीक है, उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई और एक पेंटिंग बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इस पेंटिंग में ये जो क्या है, ये है, थोड़ा सा बदल देते ताकि दिखाई दे। हाँ, ये जो है, ये कौन सी है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, इनके हाथ में एक मसाल है, दूसरे हाथ में वहां का चार्ट है, दूसरा पत्र है। ठीक है, और ये इसमें दिखाया गया है कि ये जो लोग हैं ये सब किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि लिबर्टी के लिए, अपनी आजादी के लिए सब बढ़ रहे हैं। और ये सब जो मोनार्की के जो अवशेष हैं वो पड़े यानी कि राजा के कपड़े हैं, वो सबको छोड़ करके ये सब लोग अपनी आजादी के लिए, अपनी लिबर्टी के लिए बढ़ रहे हैं। और इन सब का सहयोग के तरीके से, सहयोग का एक दिखाया गया कि जो ये जीसस है, उनके जो देवता है, उन चीजों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लोग सही कर रहे हैं। ये हमारा भी इसमें योगदान है, आशीर्वाद के रूप में हमारा योगदान है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, देखो क्या हुआ कि मिड 19th सेंचुरी, ठीक है, मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट इनसाइड द यूरोप। यानी कि जो मिड यानी कि 18th सेंचुरी के मध्य तक, 20 तक कोई भी यूरोप में नेशन नहीं हुआ करते। ठीक है, अब नेशन की एक डिफिनीशन है। नेशन किसे कहा जाता है? जब किसी जियोग्राफिकल एरिया में लोग एकजुट हो, किसके बेस पर? कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर एंड कॉमन आइडेंटिटी। इसके बेस पर जब कोई लोग किसी जियोग्राफिकल एरिया पर एकत्रित होते हैं, रहते हैं, तो उन्हें नेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये नेशन स्टेट होने के लिए ये सब चीजें की कॉमन कल्चर, लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर ये अलग अलग होंगे तो नेशन स्टेट स्थापित नहीं हो सकता, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। हमारे जो कहाँ पे, इंडिया में हम ये देखते हैं कि कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग पहचान है, लेकिन आराम से रह रहे हैं। ठीक है, तो वो और एक नेशन में रह रहे हैं, तो यानी कि जरूरी नहीं, लेकिन उस समय पे एक बेस पर एक नेशन का निर्माण हुआ करता था। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये आया। अब जब ये इसमें होता क्या है, जब स्ट्रोक इसमें आता है कि मान लीजिए कि ठीक है, उस बीच में स्टेट का, नेशन स्टेट का कोई भाव नहीं रहता है। और हमने बताया कि किसी नेशन को होने के लिए ये 3 चीजें उस समय के लिए सबसे जरूरी हुआ करती थी। लेकिन उससे हट करके इस लिंक पे आते हैं ताकि आगे जोड़ने में जो भी होगा उसको आसानी हो। ठीक है, अब आता है एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, या जमींदार जिसको बोलते हैं, बड़े लोग, जमींदार नाम है जो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, उच्च वर्ग के लोग। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, ये क्या हुआ करते थे? ये वेल्दी हुआ करते थे, वेल्दी पीपल ऑफ सोसाइटी। ये क्या हुआ करते थे? ये समाज के सबसे धनी लोग हुआ करते थे। ऑन स्ट्रीट एंड टाउन हाउसेस, कंट्री साइड, इनके शहरों में या जो भी कंट्री में, पूरे कंट्री में क्या
क्या हुआ करती, इनके पास खूब के टाउन हाउसेस हुआ करते थे, खूब ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, खेत हुआ करते थे, ठीक है, पूरे कंट्री में। सोशली एंड पॉलिटिकली पावर, इनके पास सोशली यानी सामाजिक तौर से और राजनीतिक तौर से दोनों तरीके से पावर हुआ करती थी, यानी ये पावरफुल हुआ करती। फैमिलीज कनेक्टेड विद मैरिज टाइज, जो ये अरिस्टोक्रेट्स होते हैं, ये अरिस्टोक्रेट्स यही चाहते हैं कि जो इनका बॉन्ड बना रहता था, ये किस वजह से एक अरिस्टोक्रेट दूसरे अरिस्टोक्रेट्स के साथ अपने अच्छे रिलेशन रख पाता था, किसकी वजह से, ये मैरिज की वजह से, मैरिज टाइम यानी कि शादी विवाह की वजह से एक अरिस्टोक्रेट दूसरे अरिस्टोक्रेट से संबंध रख पाता था, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसको फ्रेंच, ये लोग क्या करते हैं, अरिस्टोक्रेट्स जो हुआ करते थे फ्रांस के, वो फ्रेंच बोला करते थे, और इनकी एक कॉमन लाइफ, ठीक है, यानी कि ये जो अरिस्टोक्रेट्स होंगे, इनकी सबकी जो लाइफ होगी वो लगभग एक ही जैसी होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मिडिल क्लास की बात नहीं करेंगे, मिडिल क्लास की बाद में बात करेंगे। और दूसरी तरफ से ये पीसेंट, ठीक है, एक तरफ थे तो बहुत जमींदार यानी कि बड़े बड़े लोग, और दूसरी तरफ ये पुअर पीपल ऑफ सोसाइटी, ये जो पीसेंट थे, पीसेंट का मतलब होता है किसान, ठीक है, किसान उस समय के बड़े पुअर यानी बड़े गरीब हुआ करते थे, सोसाइटी यानी समाज में सबसे गरीब जो हुआ करते थे वो पीसेंट हुआ, ठीक है। वो इसलिए हुआ करते थे कि यही जो पीसेंट है यही टैक्स भरा करते थे, ठीक है, और यही सब लोग टैक्स भरा करते थे, यानी कि जो टैक्स भरते थे, तो इन्हीं टैक्स से ये जो अरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, ऊंचे वर्ग के लोग, पापी वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग जो हुआ करते थे, इनका जीवन यापन बड़े आसानी से चलता था, ठीक है। हमने बताया कि एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पास ज्यादा खेत है, ज्यादा सब कुछ है, पावर है, और ठीक है, और इधर देख रहे हैं कि did not have ये they had, ठीक, they did not have much land and somewhere landless, इनके पास तो लैंड बहुत नहीं थी, बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, कुछ के पास तो जमीन थी ही नहीं, यानी कि भूमि ही, उनके पास जमीन ही नहीं थी, ठीक है। they are in majority, वो जो थे वो माइनॉरिटी थे, उनकी जो लैंडलॉर्ड्स एरिस्टोक्रेट्स थे उनकी जो संख्या थी वो कम थी, ठीक, और इनकी जो संख्या थी ज्यादा थी, ठीक है। और ये क्या हुआ करते थे, वो कम हुआ करते थे, इनके पास खाने पीने के लिए ये गरीब है, लेकिन इनकी जो संख्या है वो ज्यादा है, ठीक है। दे आर नॉट पावरफुल, ठीक है, ये पावरफुल इसलिए नहीं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं, मनी, पैसे, ठीक है, और उनके पास पैसे हैं, इस वजह से वो पावरफुल है, ठीक है। आज भी जिसके पास पैसा होता है वो पावरफुल होता है, ठीक है। आप मान लीजिए किसी रिश्ते वाले को देख लीजिए और उसी इलाके के विधायक को देख लीजिए, ठीक है, ये नहीं कि रिश्ते वाले के पास बहुत ज्यादा पैसा, ठीक है, और विधायक के पास जो भी हो उसके पास पैसे जहां से आते हैं वो अपना उसका तरीका है, लेकिन उसके पास होते हैं इस वजह से, उसके पास देखो पैसे भी हैं और पावर भी है, ठीक है। पावर तो उसको पॉलिटिकल पावर है, लेकिन पैसे साथ साथ उसके पैसे हैं, और उस बंदे को जो रिक्शा चलाता है उसके पास पैसे भी नहीं है और पावर भी नहीं है, ठीक है। पावर उसकी तभी देखी जाती है जब चुनाव आते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जब ये दोनों थे, एक तो थे एरिस्टोक्रेट्स, दूसरे थे पीसेंट, अब इसी के बीच में तीसरे वर्ग का जन्म होता है। अब कौन से वर्ग? मिडिल क्लास, ठीक है। यहाँ इंडिया में मिडिल क्लास के लोग बहुत रहते हैं, ठीक है, और जगह पे मिडिल क्लास के लोग, दे आर नाइदर वेरी पुअर और नाइदर वेरी, ये जो है ना तो ज्यादा गरीब ना तो ज्यादा अमीर है, दे वेर एजुकेटेड। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये एजुकेटेड है, ना तो ज्यादा गरीब है ना तो ज्यादा अमीर है, लेकिन एजुकेटेड। ये दोनों नहीं एजुकेटेड, ना तो पीसेंट एजुकेटेड है ज्यादा, ठीक है,
न तो ये एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है। और ये कौन है, बिजनेसमैन है, वहाँ की इंडस्ट्रियलिस्ट है एंड वहाँ के प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। तो ये पहले हमने क्या बताया कि ये जो पहले तो थी वहाँ की एरिस्टोक्रेट्स यानी कि जमींदार लोग, और दूसरे थे किसान, और तभी इनका उदय होता है तीसरी बात, ये मिडिल क्लास वाले लोगों को जगह मिलती है, ठीक है। अब आज यहीं तक, मिलते हैं अगले दिन, लेकिन आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं फिर से, ठीक है। कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो उसमें चेंजेस क्या हुए कि वो जो मोनार्की से राजशाही से जो उनकी पावर थी वो कॉमन सिटीजन तक आ गई, और उनके पास एक तिरंगा आ गया, ठीक है। और उनकी एक जो एक फ्रेंच लैंग्वेज को वो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, जनरल असेंबली को रीनेम कर दिया किसमें, नेशनल असेंबली में, ठीक है। और ये सिविल कोड है नेपोलियन का, ठीक है। ये उसके नेपोलियन के जो सिविल कोड है उसके ड्रॉबैक्स है, और ये फिगर के बारे में तो हमने बताया ही है। अब हमने बताया कि किसी नेशन बनने के लिए क्या चीजें होती है, यानी किसी जियोग्राफिकल एरियाज में अगर ये कॉमन लैंग्वेज वाले या कॉमन कल्चर या कॉमन आइडेंटिटी के लोग अगर एक साथ रहते हैं तो वो एक नेशन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब इस नेशन के फॉर्मेशन में कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये एरिस्टोक्रेट्स हैं, ठीक है, और दूसरे पीसेंट, तीसरे बीच वाले ही मिडिल वाले, ठीक है। तो इनके पास तो ज्यादा पावर है और इनके पास ज्यादा जो जमीनें हैं, तो और ये सबसे वेल्दी हैं, ये सबसे धनी लोग हैं। वही दूसरी तरफ देखते हैं कि जो पुअर है, जो कौन है, सोसाइटी के सबसे पुअर लोग हैं पीसेंट है, ठीक है। ये पीसेंट है, ठीक है, ये पीसेंट है। लेकिन ये जो बीच वाले ना तो ज्यादा अमीर है ना तो ज्यादा गरीब है, ये। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि ये क्या है, एजुकेटेड, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी ज्यादा लेंदी नहीं रखते हैं वीडियो को, आज यहीं तक, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके।